नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम उभरती प्रतिभाएं में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे जो मेहमान हैं वो कला की एक ऐसी विधा से हैं जिसमें हम दर्शकों से सीधा संवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी एक कलाकार का योगदान नहीं होता, बल्कि एक टीम वर्क के सहयोग से इसका रिप्रेजेंटेशन या प्रदर्शन किया जाता है। ऐसी ही विधा है रंगमंच। और आज हमारे मेहमान हैं युवा रंगकर्मी श्री कैलाश कुमार। कैलाश जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। कैलाश जी, आप बहुत अरसे से रंगमंच से जुड़े हैं। अभी आप निर्देशन में हैं, आप निर्देशन करते हैं जी। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि रंगमंच की तरफ आपका रुझान किस तरह हुआ और आपका आगमन किस तरह हुआ? हाँ, रंगमंच की तरफ रुझान थे तो इसको काफ़ी समय हो गया है जी। बेसिकली जब शुरुआत में जब इसको हम स्कूल में थे तो मतलब ये फिल्में देखने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो शौक था तो फिर हमें ये लगता था कि हाँ, क्यों ना हम भी हीरो बन सकते हैं। जब सभी लोग हीरो बन सकते हैं तो हम भी हीरो बन सकते हैं। तो वहीं से ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो फिल्मों की तरफ गया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि अगर मुझे फिल्मों में जाना तो मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और उसके लिए फिर मैं ढूंढने लगा कि कहाँ से मुझे एक ट्रेनिंग मिल सकती है जहाँ मैं सीख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये था काफ़ी हद तक मुझे ये पता चल गया था कि अगर आपने फिल्मों में काम करना है तो एक उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। जी। तो मैं मंडी हाउस आया। अच्छा। सबसे पहले मंडी हाउस आया तो कहीं से मुझे पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है यहाँ पर, जहाँ पर एक प्रॉपर एजुकेशन मिलती है रंगमंच की, एक्टिंग की। तो उस समय शायद मैं 11th में था। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अच्छा। और जब हो जाएंगे तब आप आइए। मैंने यानी ग्रेजुएशन के बाद? बिल्कुल, ग्रेजुएशन के बाद। फिर धीरे धीरे साल फिर बीतता गया, लेकिन वो जो इंटरेस्ट जो जागा हुआ था बचपन से स्कूल टाइम पे, क्योंकि हम बहुत ही हमें बिल्कुल बैक बेंचर्स बोला जाता था, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुझान था, हमारा कल्चर में ज़्यादा रुझान था। तो इस वजह से भी तो स्कूल्स में के समय में भी आप जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते थे? हाँ, करते थे, स्कूल्स में भी करते थे हम लोग। किस तरह की कल्चर एक्टिविटीज़, लाइक प्लेज या सॉन्ग एंड डांस जो हमारे ये स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते थे। अच्छा। तो उसमें हम लोग ये कि पार्टिसिपेट करते थे। और स्कूल में मैं क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स में था। एथलीट भी था मैं। अच्छा। तो फिर उसके बाद में साल बीतते गए फिर, लेकिन तब भी मुझे लगा कि हाँ, तो मैं कैसे शुरुआत करूँ इसकी। तो हमारे शुरुआत मतलब रंगमंच एक्टिंग की। हाँ, एक्टिंग की बेसिकली, क्योंकि की। ज़्यादातर जो लोग रंगमंच में आते हैं उनका ज़्यादातर लोगों का रुझान वो फिल्मों से ही शुरू होता है। फिल्मों से पहले फिल्मों में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, लेकिन किसी ना किसी तरह, क्योंकि रंगमंच भी एक रास्ता है, तो लोग उसके थ्रू भी। हाँ, तो हमारे एक परिचित हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे। अच्छा। उनसे मेरा परिचय हुआ किसी के थ्रू। तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी सीखना है, मुझे कोई ग्रुप बताइए, मुझे कोई डायरेक्टर बताइए कि जिनके अंडर में मैं काम कर सकूं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे यहाँ मंडी हाउस बुलाया, और उस समय एक नाटक चल रहा था, द डॉक्टर। अच्छा, द डॉक्टर। हाँ, मतलब वो बेसिकली एक कॉमेडी प्ले था। तो उन्होंने कहा तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, मुझे भी एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कल से आ जाइए। तो और उन्होंने ये था कि हाँ, सीधे मुझे एक कैरेक्टर था, बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, ये तो बेगर्स का कैरेक्टर था वो। अच्छा। तो मुझे दे दिया उन्होंने। तो उस समय आप कौन सी क्लास में थे? उस समय मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। अच्छा, स्कूल पास आउट कर चुके थे, अब ग्रेजुएशन में आ चुके थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद शो हुआ, उसका LTG में शो हुआ। अच्छा। तो उसके बाद फिर
जब वो शो करने के बाद फिर मुझे कुछ लोगों की जो प्रतिक्रिया है मेरी तरफ बड़ी पॉजिटिव थी। अच्छा, कि मैंने जो पहला नाटक किया तो वो अब ये कि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बड़ा एक पुशअप मुझे मिला उससे। और फिर धीरे 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 मैं थिएटर से ही मेरा एसोसिएशन बनता गया। अच्छा। जितने लोग थे, मतलब ये आपकी रंगमंच में शुरुआत थी, आपका आगमन था? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहीं से भी फिर मेरी शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे लोग मुझे मिलते गए। अच्छा अच्छा। तो और किन किन डायरेक्टर्स के साथ आपने उस दौरान काम किया, और जो आपके आरंभिक समय में जो आपके निर्देशक रहे उनमें से कुछ? काफ़ी लोगों के साथ मैंने काम किया, लेकिन जिन लोगों का मेरे योगदान रहा उसमें कुछ लोग हैं जैसे भूमिकेश्वर जी हैं। अच्छा। और भूपेश जोशी जी हैं। भूपेश जोशी जी। प्रेम मटियानी जी हैं, भानु भारती जी हैं, और हमारे गुरु श्री भारत रत्न भार्गव जी हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ मैंने उस समय काम जी। अच्छा। तो देखिए क्या होता है, कोई भी कलाकार खास तौर से जब अपने आरंभिक समय में होता है, जब वो अपने सीखने की शुरुआत कर रहा होता है, तो कुछ मुश्किलें दुविधाएं उसके सामने आती हैं अक्सर। तो बहुत सारी मुश्किलें दुविधाएं आपके साथ भी रही होंगी जब आपने शुरुआत की होगी, जब आपने काम करना शुरू किया होगा, सीखना शुरू किया होगा। तो किस किस तरह की ऐसी मुश्किलें या दुविधाएं थी जो जिनसे आपको गुजरना पड़ा, जो आपके सामने आई? एक तो सबसे बड़ी बात है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। और जहाँ तक रंगमंच, कला, थिएटर इस तरह की बात आती है तो हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली के जो होते हैं पेरेंट्स, वो बड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि वो उनकी उम्मीदें अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा होती है कि वो डॉक्टर बनेंगे, वो इंजीनियर बने, वो सिविल सर्विसेज में जाएं। तो इस तरह की उनकी अपेक्षाएं होती है हमसे। लेकिन मतलब ये कि मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो इस तरह का ये कि प्रोफेशन में वो जाना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में बेसिकली। उनको उतना ज़्यादातर नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका जो पेरेंट्स की चिंता रहती है वो सबसे बड़ी फाइनेंशियल चिंता रहती है कि आगे जाके इसमें वो पैसा कैसे कमाएगा, अपना घर बार कैसे चलाएगा, ब्रेड एंड बटर। हाँ, तो ये कि मेरे साथ में इसी तरह की परेशानियाँ मेरे साथ रही। अच्छा। कि शुरुआत में बोलते थे पेरेंट्स कि उनको मेरे से अपेक्षाएं कुछ और थी कि ये डॉक्टर बने या टीचर बने, इस तरह की उनकी अपेक्षाएं थी। लेकिन शुरुआती ये कि शुरू से ही जो मेरे रुझान थे वो आर्ट एंड कल्चर की तरफ ज़्यादा था। तो मुश्किलें तो बहुत आई। बहुत सारे कलाकार नाम और पैसा कमाने के लिए मुंबई जाना चाहते हैं जी। आपका मन नहीं हुआ, या आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी मुंबई जाके अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, जबकि आप तो शुरू से ही चाहते थे कि मुझे फिल्मों में काम करना है? जी हाँ, मैं आया तो इसी उद्देश्य के साथ था कि मैं थिएटर में कुछ दिन काम करूं या कुछ समय काम करूं, कुछ सीख कर कुछ गुरुओं से सीखूं, फिर उसके बाद कि मुंबई की तरफ रुख करूं। लेकिन वो जो उस समय का जो प्रोसेसिंग थी मेरी, जो प्रोसेस था मेरा, जो मैं सीख रहा था, जो लर्न कर रहा था, तो धीरे धीरे ये था कि हाँ प्रैक्टिकली उसको करने के साथ साथ मेरे अंदर किताबें पढ़ने का बड़ा शौक आ गया था, लिटरेचर पढ़ने का। तो फिर मैंने जब शुरुआत की, फिर लाइब्रेरी जाना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें। तो वो धीरे धीरे कब मेरे अंदर से वो फिल्मी वाला जो रुझान था वो कम होता गया और मेरा रंगमंच की तरफ मेरा ज़्यादा बढ़ता गया। कहने का मतलब ये कि रंगमंच ने आपको एक तरह की विजडम देनी शुरू की कि फिल्मों में आपका रुझान कम होता गया, फिल्मों में जाना आपको थिएटर की अपेक्षा उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा। तो इस तरीके से मेरा जो डाइवर्जन है वो थिएटर की तरफ हुआ। थिएटर में जो आपकी यात्रा रही, इस दौरान आपने कई लोगों के साथ काम किया होगा, कई ऐसे लोग भी रहे होंगे जिनका काम आपने देखा होगा, बेशक उनके साथ काम ना किया हो। तो किन लोगों से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहे, या किन लोगों के काम ने आपकी सोच पर, आपके अपने काम करने के तरीके पर असर डाला? किन लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहे? ऐसे तो मेरे लिए जो सबसे बड़े जो इंस्पिरेशन है वो हबीब साहब हैं, हबीब तनवीर। जैसे आज उनका ये है कि आज उनका जन्म दिवस भी है 1 सितंबर, हबीब साहब का।
तो मेरे लिए वो बड़े मतलब प्रेरणादायक मेरे लिए रहे। मैंने उनके साथ कभी मौका नहीं मिला काम करने का, लेकिन उनके काम को मैंने देखा है। अच्छा अच्छा। तो उनके कौन से प्लेज आपने देखे हैं? मैंने चरणदास चोर उनका देखा है। अच्छा। तो चरणदास चोर मैंने देखा है। उसके अलावा उनके बारे में, उनके रंग कर्म को मैंने पढ़ा है और सुना है गुरुओं से अपने। तो ये जिस तरीके से उनका जो रंग कर्म रहा है वो बड़ा ही मतलब इंस्पिरेशन मतलब रहा है मेरे लिए। उसके अलावा कावलम नारायण पनिकर जी, उनके काम को भी बहुत ही करीबी से मैंने देखा है और उनके नाटकों को, उनके साथ बिताए कुछ पल, तो वो लोग मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं। एक तो घटना हम जानते हैं, हम लोगों ने साथ में एक फेस्टिवल उनका देखा था जिसमें उनके शायद 6 प्लेज उनके, हाँ 6 नाटकों का फेस्टिवल। तो हम उस समय आप और हम साथ में थे जयपुर में। तो आप भी साक्षी थे उनके नाटकों के। ये तो मुझे लगता है कि जितने भी रंगकर्मी हैं, चाहे वो युवा हों या वरिष्ठ हों, उन सबके ही आदर्श हैं कावलम नारायण पनिकर और हबीब तनवीर साहब। इनके अलावा जिन लोगों के साथ में आपने काम किया या जिन निर्देशकों के अंडर आपने काम किया या जिनके साथ आपने काम किया होगा, उनमें से कुछ नाम ऐसे जिनके साथ काम करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिला या आपकी इंस्पिरेशन रहे हों, इस तरह के कुछ? नहीं, बहुत जैसे भूमिकेश्वर सर का आपने जिक्र किया, कुछ उनके बारे में बताइए, उनके ग्रुप के बारे में कुछ बताइए। नहीं, भूमि सर के साथ मतलब मेरा शुरुआती रंगकर्म उनके साथ भी रहा है और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो बेसिकली संस्कृत नाटकों पर काम करते थे जी। और उनका जो नाटक की जो ट्रेनिंग थी वो जो हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनके द्वारा ही उनके ट्रेनिंग शुरुआत होती थी। छाऊ तो सरायकेला छाऊ फॉर्म में वो नाटक करते थे। तो मुझे लगता है कि उनका मेरे रंगकर्म पर काफ़ी मतलब बड़ा मतलब ये कि प्रभाव है उनका। जी। अच्छा, बतौर एक्टर, क्योंकि निर्देशन में आने से पहले आप अभिनय करते रहे हैं, तो कई रोल आपने निभाए होंगे, कई किरदार किए होंगे। कुछ ऐसे किरदारों के बारे में बताइए जो आपको करने में बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया और करने में बहुत काम भी करना पड़ा, जो बहुत टफ कैरेक्टर्स रहे आपके लिए, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। कुछ ऐसे किरदारों के बारे में बताइए। एक तो जैसे कि भूमि सर के साथ ही हमने एक नाटक किया और जिसमें ये महेंद्र विक्रम वर्मा का नाटक मत्स्य विलास। तो उसमें मैंने बौद्ध भिक्षु का किया था। वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग रोल था। और उसके अलावा अभी हाल ही में मैंने एक मतलब अभी एक 1.5 साल पहले मैंने अभी एक्टिंग किया मैंने। अच्छा, तो किस प्ले में? ये था बाज बहादुर चंद। हाँ, कुमाऊं में एक राजा हुआ करते थे बाज बहादुर, जिनका कुमाऊं के मतलब वहाँ के उस क्षेत्र को बनाने में एक समय में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो मैंने ये अमित सक्सेना जी के साथ मैंने ये अमित सक्सेना जी के निर्देशन में आपने काम किया था। तो मैंने बाज का ये कि कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। बाज बहादुर चंद। आपके रंगमंच के जीवन पर अगर हम दृष्टि डालें तो आपने क्लासिकल नाटकों में काफ़ी काम किया है। भूमिकेश्वर जी के साथ आपने काम किया है, सक्सेना जी के साथ भी किया है। तो क्लासिकल नाटक जो आप, जैसे संस्कृत नाटक हैं, तो आप संस्कृत में ही उनको किया जाता था या आप लोग हिंदी में करते थे उनको? नहीं, हम लोग उसको हिंदी ट्रांसलेशन उसका रहता था। लेकिन उसकी जो शैली होती है वो बहुत ही अलग होती है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित। जी, भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र उन पर आधारित वो होता था। तो उनके साथ एक इस तरह के फ्रीडम रहती है मतलब क्लासिकल मतलब संस्कृत नाटकों में, कि आप उसको किसी भी शैली में आप उसको ढाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ उनके साथ रहती है। और रियलिस्टिक नाटकों से बहुत ही वो एक अलग
होते हैं, मतलब उसमें यूनिटी ऑफ स्पेस और यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि रियलिस्टिक नाटकों में फॉलो की जाती है, और जो भारतीय जो रंगमंच है, जो क्लासिकल जो इंडियन थिएटर है, उसको बिल्कुल उसको बिल्कुल नकारता है एक तरीके से। आपने जो खुद के जो क्लासिकल नाटक, संस्कृत नाटक आपने जो निर्देशित किए हैं, उनके कुछ नाम बताइए, कौन कौन से नाटक आपने निर्देशित किए? मैंने धूर्त समागम किया है, और मैंने भगवतोचकम किया है, और मैंने उरुभंगम किया है, महाकवि भास। महाकवि भास का शुरुआत में जब मैं पिथौरागढ़ की तरफ मेरा रुख रहा, तो उस समय मैंने इसको उरुभंगम को करना मुझे अच्छा लगा। कैलाश भाई, हमें ये बात बताइए कि हमने जैसे अभी आपके ज़्यादातर अभिनय जीवन पर आपकी बात की, आपका निर्देशन जो आपकी जर्नी है एज अ डायरेक्टर, वो कहाँ से शुरुआत हुई? थोड़ा सा उसका विस्तार से आप बताइए हमें। भूमिकेश्वर जी का एक फेस्टिवल था 2012 में, ये हुआ था। तो उस दौरान उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हमारा फेस्टिवल हो रहा है, संस्कृत थिएटर फेस्टिवल, जो आगरा में हुआ था। तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया कि भाई एक नाटक तुम्हें संस्कृत नाटक करना है। अच्छा, उस दौरान आप उनके साथ एज एन एक्टर काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप इसको अपने क्षेत्र में जाके इसको तैयार करें। तो मैं उस समय बड़ा ये था कि बहुत ही एक्साइटेड था मैं, और तो मैंने फटाफट उस चैलेंज को या उस टास्क को मैंने ये कि एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। और मैं चल पड़ा अपने ये कि शहर पिथौरागढ़ की ओर। अच्छा। और पिथौरागढ़ जाने का क्यों मतलब फैसला किया? दिल्ली में क्यों नहीं, या पहले से मन बना चुके थे कि मुझे पिथौरागढ़ में जाके काम करना? हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जैसे अगर हम रंगमंच की बात करते हैं तो फिर हम जड़ों की बात करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे अब ताउम्र अगर मुझे थिएटर ही करना है, तो मुझे इसकी जड़ों से शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छा। तो जड़ों की शुरुआत के लिए फिर मुझे अपनी जड़ों को खोजना पड़ेगा। अच्छा। तो अपनी जड़ों को खोजना पड़ेगा, तो फिर मुझे जहाँ मेरी पैदाइश थी, अपने गांव, फिर मैं वहाँ चल पड़ा। अच्छा अच्छा। तो जो ये आपको निर्देशन का पहला मौका भूमि सर ने दिया, तो इसके लिए आपने पिथौरागढ़ गए और वहीं के कलाकारों के साथ आपने शुरू किया काम, या आपके साथ यहाँ की कोई टीम गई? नहीं, मैंने उन्हीं वहाँ जब गया तो मैंने ढूंढे वहाँ। अच्छा, वहाँ के लोगों को आइडेंटिफाई किया कि कौन है जो जिनका अभिनय में, थिएटर में जो रुझान। तो मुझे बड़ी मुश्किलें हुई उस समय, मतलब मुझे उस नाटक को तैयार करने में 4-5 महीने मुझे लग गए। जबकि आमतौर पे हम एक प्रोडक्शन में शायद 2 महीने का या 1 महीने में भी प्रोडक्शन आजकल हो जाते हैं। तो उस समय मुझे बड़ा, क्योंकि जब वहाँ जाके तो कुछ लोग कुछ दिन तो मेरे साथ जुड़े, उसके बाद फिर वो चले गए, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी वो। तो नई चीज़ थी तो उनको एक्सेप्ट करने में मुझे लगता परेशानी हो रही थी। लेकिन फाइनली नाटक हो गया, और उसका शो हमने आगरा में किया, संस्कृत थिएटर फेस्टिवल में। एक शो इसका हमने पिथौरागढ़ में उस समय किया। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। अच्छा, तो ये जो आपने क्लासिकल नाटक पहला किया, इसका क्या नाम बताया आपने? धूर्त समागम। धूर्त समागम आपने किसी खास शैली में किया, या अभी आपने जो भूमि सर के साथ जो आप जिस शैली में काम कर रहे थे, जिस स्टाइल में काम कर रहे थे, उसी को आपने अडॉप्ट किया? हाँ, उस समय मैंने इसको मूवमेंट जी। अच्छा, जो छाऊ जो शैली में वो काम, हाँ, प्रॉपर छाऊ तो नहीं था, लेकिन हाँ उसको रिदमिक था वो, और ये मूवमेंट बेस्ड। अच्छा, मूवमेंट बेस्ड। अच्छा। उसके बाद जब 2012 में इसको किया, तो फिर उसके बाद मैं 2014 में मैं फिर दोबारा पिथौरागढ़ गया। अच्छा। उस समय मैंने उरुभंगम किया। अच्छा। उरुभंगम को भी मैंने छऊ शैली में किया। अच्छा, उसको भी आपने छऊ शैली में किया जी। तो उसके बाद मैं फिर दिल्ली आ गया। अच्छा। फिर मैं उस दौरान मैंने मन बना लिया था कि मुझे पिथौरागढ़ जाना है, पिथौरागढ़ में ही काम करना है जी। आपका जो जन्म स्थान है वो पिथौरागढ़ ही है, या दिल्ली में आपकी पैदाइश है? नहीं, मेरे जो पैदाइश है वो वहीं की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की है। डीडी हाट एक जगह है। अच्छा। वहाँ गांव है एक मझेड़ा। अच्छा। तो मेरी पैदाइश वहीं की है। वहीं की है। तो फादर साहब हमारे दिल्ली में थे उस समय। अच्छा।
तो कि फिर हम लोगों को वो 89 में हम लोगों को दिल्ली लेकर आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से फिर 2015 में फाइनली मैं अपना बोरिया बिस्तरा उठा के मैं पिथौरागढ़ आप शिफ्ट हो गए बेसिकली। अच्छा अच्छा जी। तो हमने क्योंकि उससे पहले मैं डिप्लोमा भी कर चुका था। जी। डिप्लोमा किस चीज़ में? ड्रामा में, अच्छा, ड्रामेटिक डिप्लोमा। इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। ये संगीत नाटक एकेडमी जो दिल्ली में है, तो उनका एक कोर्स था। अच्छा। जो जयपुर में स्टार्ट हुआ था और अच्छा। नाट्यकुलम इसको कंडक्ट कर रहा था। अच्छा, नाट्यकुलम। नाट्यकुलम, श्री भारत रत्न भार्गव जी। अच्छा अच्छा। तो उस दौरान मैं वहाँ गया, उसमें मैंने एडमिशन लिया। तो डिप्लोमा वहाँ किया। तो वहाँ पर टैगोर को मैंने काफ़ी पढ़ा था। अच्छा। ये पढ़ाया भी गया था और पढ़ा भी था। तो जब मैं 2015 में फिर मैं जब टैगोर की जो बात आ रही है नाटक, तो जब पढ़ा था तो टैगोर मेरा ये था कि बड़ा मन था कि मुझे टैगोर ही करना है अभी। तो टैगोर का हमने जो नाटक था राजा उसको किया। अच्छा। जब हम उसे करने बैठे तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास पैसा वैसा तो कुछ था नहीं नाटक करने के लिए। तो हमने उस समय पिथौरागढ़ में टिकट बेचना हमने शुरू किया। अच्छा। डोर टू डोर गए हम लोग टिकट अच्छा। बेचने, और इस तरीके से हमने वो वहाँ पर नाटक, जब मैं शिफ्ट हुआ तो शुरुआत फिर इस तरीके से हमने अच्छा किया उस नाटक की, और काफ़ी फेमस हुआ वो। अच्छा। तो मतलब आपको वहाँ पिथौरागढ़ में अच्छे दर्शक मिल गए? जी। फिर उसके बाद एक शुरुआत फिर बहुत अच्छी चली, और उसके बाद फिर मुझे एकेडमी से ही इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एक रिसर्च वर्क रहता है, फेलोशिप जैसा ही, तो वो मुझे मिला। अच्छा। और मैंने वो हिल यात्रा पर किया। हिल यात्रा हमारे यहाँ का एक ट्रेडिशनल फॉर्म है। अच्छा। पिथौरागढ़ का? तो बेसिकली वो मास्क डांस है। अच्छा। वो एक सेलिब्रेशन है, एक एग्रीकल्चरल सेलिब्रेशन है। अच्छा। तो मतलब कृषि से जुड़ा हुआ वो एक पर्व है, और तो वहाँ पर मतलब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसको मनाया जाता है। अच्छा। तो मैंने उस पर मुझे ICH जो फेलोशिप है उस पर मुझे मिली, तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। तो बेसिकली वो मास्क डांस है। अच्छा। और फिर जब वो काम किया तो फिर धीरे धीरे हमने उसके शोज करना शुरू किया। काफ़ी जगह उसके शोज़ किए। थिएटर ओलंपिक में हमने उसके शोज़ किए। हमने संगीत नाटक एकेडमी के लिए उसके शोज़ किए। अच्छा। ये जो हिल यात्रा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बेसिकली एक फोक फॉर्म है वहाँ का? हाँ, ये बेसिकली एक तो आप इसे एक मतलब एज अ फोक इसको आप परफॉर्म करते थे, या इसको अपने किसी नाटक में शैली की तरह यूज़ करते थे? हाँ, इसको एक मतलब ड्रामेटिक एक फॉर्म इसको हमने दिया था। अच्छा अच्छा जी। आपने आपके किसी नाटक में इसे एज अ ड्रामा शैली, इसको एज अ स्टाइल आप यूज़ करते थे? नहीं, हमने उसको उस हिल यात्रा का हमने एक उसका मंचन करने के लिए उसको एक स्टाइल में हमने उसको अच्छा। बना दिया था। अच्छा। उसको एक आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतरण, हम नाट्य एक कहानी से उसको आपने जोड़ा ताकि आप उसको उसके सारे एलिमेंट्स दिखा पाएं, प्रदर्शन कर पाएं। अच्छा। तो इसके लिए एकेडमी ने उसको डॉक्यूमेंट भी किया। अच्छा। उसके अलावा हमने IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल कल्चरल सेंटर फॉर आर्ट्स, उसके लिए भी किए। तो काफ़ी जगहों पर हमने इसके शोज़ किए। हिंदी एकेडमी, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। अच्छा। तो काफ़ी जगह पर इसके शोज़ हुए। अच्छा। और उसके अलावा नाटक भी हमारे निरंतर चल रहे थे, और बाकी और जो दूसरी फोक फॉर्म्स है उस पर भी हम लगातार हम लोग काम करते हैं। अच्छा। अब अगर आपका कोई थिएटर ग्रुप है तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, ये 2014 में मैंने दिल्ली में ही अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके इस ग्रुप को फॉर्म किया था। अच्छा। इसका नाम है भाव राग ताल नाट्य एकेडमी। ये कि पिथौरागढ़ में मैं इसी के अंडर में मैं अच्छा जितने ग्रुप से आप काम तो ये रजिस्टर्ड ग्रुप है? रजिस्टर्ड ग्रुप है। अच्छा। इसके अलावा हम बेसिकली क्या है कि हम
कल्चरल मोरल एजुकेशन पर बड़ा ध्यान देते हैं वहाँ पर। अच्छा। तो हम फेस्टिवल्स भी हम करते हैं, हम ये कि बच्चों के साथ वर्कशॉप्स भी करते हैं, हम स्कूलों में बच्चों के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके अलावा नाटक भी हम लोग करते हैं। तो एक पूरे तरीके से उसमें वर्कशॉप ये कि फेस्टिवल्स भी हो गए, वर्कशॉप्स भी हो गई, नाटक भी हो गए, तो सारी चीज़ें ओवरऑल हम पूरे तरीके से हम लोग काम करते हैं। कुछ नाटकों के नाम बताइए हमें जो आपने परफॉर्म किए हैं, निर्देशित किए हैं। जी हाँ, हमें हंसराज कॉलेज जो दिल्ली में अभी उन्होंने इनवाइट किया था, उनके लिए हमने किया था बिरले दोस्त कबीर के। बिरले दोस्त कबीर के, वो कबीर के ऊपर वो नाटक अच्छा। था। और उसके अलावा हमने विद्यासागर नौटियाल की कहानी फटजा पंचधार, फटजा पंचधार, पंचधार उस, और एक फोकलोर है भाना गंगनाथ, अच्छा, उसको किया। एक उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध वीर भड़, भड़ मतलब बलशाली, एक थे माधो सिंह भंडारी। अच्छा, तो उनको हमने किया। इसके अलावा बहुत सारे नाटकों पर लगातार हम लोग काम किया और कर रहे हैं अभी। कैलाश भाई, हमने इस सारी चर्चा में आपके अभिनय से जुड़े सवाल पूछे, आपके निर्देशन के बारे में जाना। थोड़ा सा पिथौरागढ़ के बारे में हमें कुछ बताइए, जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हैं। थोड़ा पिथौरागढ़ का जो कल्चर है, वहाँ किस तरह की फोक फॉर्म्स वहाँ पर हैं, वहाँ के बारे में कुछ बताइए। पिथौरागढ़ बहुत ही खूबसूरत जगह है, दिल्ली से उसकी दूरी 500 कुछ किलोमीटर है। अच्छा। तो कनेक्टिविटी तो अभी ट्रेन और फ्लाइट की है नहीं, क्योंकि वो पहाड़ हैं। तो ज़मीन से उसकी कुछ 1500 कुछ ऊंचाई है उसकी। अच्छा। तो वैली है वो। अच्छा, बेसिकली पिथौरागढ़ इज अ वैली। वैली है। तो वहाँ पर बहुत सारी फोक फॉर्म्स हैं। एक तो क्या है कि पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। और जहाँ पर तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पड़ता है वहाँ। अच्छा। तो वो जो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, तो वो दोनों का प्रभाव उसमें नजर आता है। अच्छा, इंडिया और नेपाल, तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, तो उनका ये है कि प्रभाव वहाँ के कल्चर में नजर आता है। अच्छा जी। और मतलब पूरा मिक्स्ड कल्चर है। अगर आप देखेंगे, कभी आप आए पिथौरागढ़ की तरफ, तो उस तरह का है। और बहुत सारी फॉर्म्स है, जैसे मैंने हिल यात्रा मैंने आपको बताया, जो बेसिकली वो है कृषि पर्व है। उसके अलावा छलिया नृत्य है। उसके अलावा बहुत सारी गायकी जो फॉर्म्स हैं वो है, जैसे भड़ा होते हैं जो वीरों के लिए गाए जाते हैं, और झोड़ा है, चांचरी है, और जब खेतों में जब महिलाएं जो काम करती हैं उस समय उनका जो एंटरटेनमेंट किस तरीके से किया, मतलब करते हैं पूरे दिन भर। जब रुपाई के समय, तो गुड़ाई के समय जब होती है, तो उस समय का गीत एक अलग है, उसको हुड़किया बोल बोलते हैं, उसको गुड़ोल उसको बोलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी गायकी फॉर्म्स है वहाँ पर। अच्छा। तो दोस्तों, आज हमने बात की कैलाश कुमार जी से। इन्होंने अपने रंगमंचीय जीवन को हमसे साझा किया, अपनी रंगमंच की यात्रा के बारे में हमें बताया। इनसे बात करके हमें बहुत आनंद आया। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से एक प्रतिभा के साथ आपके सामने पेश होंगे। नमस्कार।